जी तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाहरा होम एकेडमी। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें पहले इसका इंट्रोडक्शन है, फिर 2.1 में थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसके अंदर फर्दर कंटेंट्स है हमारे पास, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 2.01 में कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2.02 में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। 2.03 में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 2.11 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। 2.111 में रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद 2.112 में डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल और 2.12 में है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। आज हमने स्टार्ट करनी है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। टेक्स्ट बुक यहाँ पर ओपन करती हूँ मैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमारे पास आ गया। जी तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर से कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। कीपिंग इन व्यू the defects in Rutherford's atomic model, Niels Bohr presented another model of atoms in 1913. The quantum theory of Max Planck was used as foundation for this model. According to Bohr's model, revolving electron is an atom does not absorb or emit energy continuously. The energy of a revolving electron is quantized as it revolves only in orbits of fixed energy. ये देखिए यहाँ पर क्वांटिजाइड का मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट के अंदर वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व नहीं करता, वो उसकी एनर्जी में चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन बोहर्स ने कहा कि वो क्वांटिजाइड है। क्वांटिजाइड ऐसे है कि वो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है एक ही ऑर्बिट के अंदर। Called energy levels by him. The Bohr's atomic model is shown in the figure 2.4. 2.4 फिगर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, हमने 2.4 बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो खोल लिया आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, और यहाँ पर बोहर्स ने ये सारा जो एटॉमिक मॉडल का है वो बताया है। एक दफ़ा आप इसको देख लें, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये है बोहर जिसने एटॉमिक मॉडल अपना प्रेजेंट किया था। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके डिफेक्ट्स को इसने सॉल्व किया था। नील्स बोहर वाज अ डैनिश फिजिसिस्ट हु जॉइंड रदरफोर्ड इन 1912 फॉर हिज पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च। इन 1913 Bohr presented his atomic model based upon quantum theory. He won the 1922 Nobel Prize for Physics for his work on the structure of an atom. ठीक है, उसके बाद ये आगे इसके पोस्टुलेट हैं, एक बार इनको रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको सारा लिखे हुए जो है ना नोट्स वो दिखा देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों अब ये देखें, द बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस्ड ऑन है, कंसिस्ट है उसका एटॉमिक मॉडल जो है वो एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के सिंगल एटम पे वो उसने जो है ना एक्सपेरिमेंट किया था। ये बात आपने याद रखनी कि बोहर्स ने जो एक्सपेरिमेंट अपना डन किया था वो सिर्फ हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम था, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। उसने उसके ऊपर ये सारा पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम जो है उसका छोटा सा न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन, और इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ द रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस। जो रेडियस के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि रेडियस किस चीज़ को इसने कहा है और सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो भी किसको कहा है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी डैट इज़ क्वांटिजाइड। जो इसने कहा है अब कि जो ईच ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट जो हर सर्कल होता है उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। फिक्स्ड एनर्जी होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट इट डज़ नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। उसने कहा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर रहता है, इट डज़ नॉट रेडिएट, वो नहीं निकालता एनर्जी, और एब्जॉर्ब ना जज़ब करता है एनर्जी अपने अंदर। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी जो है एनर्जी लेवल के साथ ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होगा तो फिर उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एनर्जी को रिलीज़ करे या एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। The energy is emitted or absorbed only when energy emit खारिज होगी, रिलीज़ होगी, और एब्जॉर्ब्ड जज़ब होगी ओनली when, उस वक्त जब जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट शेल से दूसरे ऑर्बिट शेल तक नहीं जाएगा तब तक एनर्जी ना तो रिलीज़ होगी, रेडिएट मीन रिलीज़, ना रिलीज़ होगी ना एब्जॉर्ब होगी। जब इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत पड़ेगी कि वो एक एनर्जी लेवल के आगे से एक एनर्जी मतलब एक ऑर्बिट शेल से दूसरे ऑर्बिट शेल में जाए तो फिर एनर्जी उसको रिलीज़ करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। या तो उसको रिलीज़ करनी पड़ेगी या तो उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास रिलीज़ करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट से न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट के पास जाना चाहता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी। और जब वो ऊपर वाले लास्ट वाले ऑर्बिट शेल से नीचे वाले ऑर्बिट शेल के पास आता है तो फिर वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। दिस चेंज इन एनर्जी, ये जो चेंज आता है उसकी एनर्जी के अंदर, उसको कहा है, बोहर्स ने उसको नाम दिया है डेल्टा ई। डेल्टा का मीन्स है चेंज। तो चेंज किसके अंदर आया है, ई से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एनर्जी। इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन। जो बोहर्स ने डेल्टा ई को रिप्रेजेंट किया वो प्लैंक्स क्वांटम की जो इक्वेशन थी उसके मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए इसने उसको रिप्रेजेंट किया कि डेल्टा ई मतलब एनर्जी तब चेंज होगी जब इक्वल है एनर्जी 2 मूव करेगी एनर्जी 1 की तरफ। जैसे ये नंबर है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेल्स का नंबर जो है हमारे पास n1, n2, n3। इसी तरह एनर्जी लेवल का नंबर भी हम सपोज कर लेते हैं कि इस शेल की एनर्जी को हमने कह दिया E1, E2, E3। तो इक्वेशन के अंदर जो E2 लिखा हुआ है वो ये है, समझे। E2 ये है, ये मैं आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाऊंगी फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। E2 वाला शेल ये है, सेकंड शेल से जब वो E1 वाले फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। जो डेल्टा ई चेंज आया एनर्जी के अंदर, कैसे चेंज आया कि E2 से जा रही है एनर्जी E1 के अंदर, ठीक है।
E2 से एनर्जी जा रही है E1 के अंदर। तो ये E2 से जो एनर्जी जा रही थी E1 के अंदर, तो एनर्जी में चेंज आया जिसको हमने डेल्टा E कह दिया। और ये एनर्जी में चेंज इसलिए आया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन हायर ऑर्बिट टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो एनर्जी उसने रिलीज़ की, रेडिएट की, और इसको इक्वल कर दिया हमने प्लैंक्स इक्वेशन के। प्लैंक्स इक्वेशन में जिसमें H और V इक्वल है, H और V के प्लैंक्स इक्वेशन, जहाँ पर H जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल्स है। एंड V इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है। और इसकी जो प्लैंक्स क्वांटम की जो स्पीड है, एनर्जी है, वो जॉल्स है, वो इतनी जॉल्स है, 3.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल्स। उसके बाद बोर्स ने हमें पोस्टुलेट दिया, पोस्टुलेट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फिज़िक्स की टर्म है जो हमने पढ़ी हुई है। एंगुलर मोमेंटम भी मैं आपको दिखाऊंगी कि एंगुलर मोमेंटम क्या है और कैसे है। एंगुलर मोमेंटम का ये मतलब है कि अगर आपके हाथ में एक जो है रस्सी है, आपने रस्सी को अपने हाथ में पकड़ा है और रस्सी के कॉर्नर के साथ आपने स्टोन को बांध दिया है, तो जब आप उस स्टोन को मूव कराओगे तो वो एक ही सर्कुलर एंगल में मूव करेगा। जिस सर्कुलर एंगल में वो मूव करेगा उसको हमने नाम दे दिया एंगुलर मोमेंटम, और जितना उसके अंदर फासला होगा उसको हमने रेडियस का नाम दे दिया। अब एंगुलर मोमेंटम की समझ लग गई आपको, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फिज़िक्स की टर्म है ये। एंगुलर मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है वो रिप्रेजेंट होता है MVR। ठीक है, MVR इज़ इक्वल टू NH/2π। ये भी हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। वेयर N इज़ द क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर, क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर। ठीक है, उसके बाद हैविंग वैल्यू 1 2 3, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि n इज़ इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, n इज़ इक्वल टू 2 लिखा हुआ है 2.4 की डायग्राम के अंदर। तो वो ये लिखा हुआ है कि n जो है वो ऑर्बिट्स का नंबर, हम ज़्यादातर ऑर्बिट्स का नंबर इसको सपोज करते हैं। ये देखें बच्चों, आपको यहाँ पर ये किस तरह से उन्होंने दिखाया है, ये आपको नज़र आ रही है 3D डायग्राम। इस डायग्राम में आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं ये कि सेंटर में सन है, और सन जो है उसको सेंटर में यहाँ पर एटम की जो डायग्राम है उस यहाँ पर इसको नाम दे दिया है न्यूक्लियस का। ठीक है, ये न्यूक्लियस का नाम दे दिया है सन को, और इसके रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स अपने अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स, जैसे मार्स हो गया, अर्थ होगी, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ये अपने अपने ऑर्बिट के अंदर अपने अपने शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारी अर्थ भी अपने शेल के अंदर रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। इसी तरह एटम है, एटम के सेंटर में अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके इर्द गिर्द जहाँ पर सन के रिवॉल्व्स प्लैनेट कर रहे होते हैं घूम रहे होते हैं, इसके रिवॉल्व एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ये बस फ़र्क है इसके अंदर कि न्यूक्लियस के गिर्द सिर्फ एक ही एलिमेंट घूम रहा होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और सन के गिर्द क्या चीज़ें घूम रही होती हैं? प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। आपको मज़े की ये बात लगी होगी कि एटम को उन्होंने कितने आसान तरीके से आपको इनर प्लैनेट्स के साथ बता दिया। ठीक है, अब आपको ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और भी आसानी होगी। रीड आउट कर लेते हैं। क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। क्वांटम का मतलब है फिक्स्ड एनर्जी। अब ये जो रिवॉल्विंग हो रही है ना यहाँ पर प्लैनेट्स की और इलेक्ट्रॉन की, प्लैनेट्स की रिवॉल्विंग हो रही है सन के अराउंड, और जो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग हो रही है वो न्यूक्लियस के अराउंड हो रही है। ये क्वांटम जो है रिवॉल्विंग हो रही है इनकी, ये क्वांटम एनर्जी जो है एक फ़िक्स्ड एनर्जी है, उसके साथ ये बिल्कुल इनकी एनर्जी फ़िक्स्ड है, उस हिसाब से ये घूम रहे हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये जो एनर्जी का स्मॉलेस्ट अमाउंट है, स्मॉलेस्ट जो लेवल ऑफ एनर्जी है ना, सबसे छोटा दर्जा एनर्जी का, दैट कैन बी इमिटेड, जो खारिज कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है और एब्जॉर्ब्ड और जज़ब कर सकता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। क्वांटा इज़ प्लूरल ऑफ क्वांटम। In 1918, Nobel Prize in Physics was awarded to German physicist Max Planck। 1857 से 1947 तक इसकी डेट ऑफ बर्थ है और इसको नोबेल प्राइज़ मिला 1918 में। आपने याद रखना है कि क्वांटम थ्योरी जो है वो किसने की, आपको रिप्रेजेंट की, वो मैक्स प्लैंक्स ने रिप्रेजेंट की फॉर हिज वर्क ऑन द क्वांटम थ्योरी, और इस थ्योरी के ऊपर इनको मिला नोबेल प्राइज़ 1918 में। थोड़ा सा और, अभी ये नहीं ख़त्म हुआ लेक्चर। इसके ऊपर आप लिख लें, ये इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। समरी ऑफ डिफरेंसेस, summary of differences between two theories, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक थ्योरी और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड्स की एटॉमिक थ्योरी क्या है? इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी, ये क्लासिकल थ्योरी थी। इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी, ये क्वांटम थ्योरी है। मतलब वो चेंजेस लाते थे उसके अंदर, लेकिन ये चेंजेस नहीं आती। एनर्जी लेवल बिल्कुल मॉडरेट है, एक ही एनर्जी फिक्स्ड है, सॉरी मॉडरेट नहीं है, फिक्स्ड है। और क्लासिकल में एनर्जी लेवल चेंजेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गर्दिश करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जैसा कि ऊपर 3D वीडियो में आपको दिखा रहे हैं इमेज में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। जबकि बोहर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन किस तरह करता है? फिक्स्ड एनर्जी लेवल के थ्रू करता है, उसकी एनर्जी लेवल चेंज नहीं होता। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स का जो लफ्ज़ है वो यूज़ ही नहीं किया। रदरफोर्ड को ऑर्बिट्स के बारे में नहीं था पता, उसने इसकी इन्वेंशन ही नहीं की वर्ड की। जबकि बोहर्स ने कहा कि ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, ऑर्बिट्स जो है वो फिक्स्ड एनर्जी होते हैं, ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम। और रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि ऑर्बिट्स के पास एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक फिक्स्ड एंगल में मूव करते हैं, उनका अपना रेडियस होता है। एटम्स शुड प्रोड्यूस कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। एटम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। मतलब कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब ये कि कभी कोई स्पेक्ट्रम बना देंगे, कभी कोई स्पेक्ट्रम बना देंगे हमारे सामने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका डिफेक्ट है, ये इसकी जो है मिस्टेक है। जबकि और एटम शुड प्रोड्यूस लीनियर स्पेक्ट्रम, एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड ने बताया। जबकि ऐसा नहीं होता, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाते एटम्स। एटम्स मतलब अपनी पोजीशंस चेंज नहीं करते, शेप्स चेंज नहीं करते। एटम्स शुड प्रोड्यूस लीनियर स्पेक्ट्रम, उनका एक ही स्पेक्ट्रम होता है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद एटम शुड कोलैप्स, एटम शुड एग्जिस्ट। रदरफोर्ड ने कहा एटम टूट भी सकता है, लेकिन बोहर्स ने कहा कि नहीं, एटम टूटने के बाद दोबारा बन सकता है। उसके जी, तो सबसे पहले ना आपने जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ना, सबसे पहले आपने लिखना है कि कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील्स बोहर presented another model of atom in 1913। ठीक है, बस इतना आपने लिखना है, आपके लिए इतना बहुत है। वो वाली टेक्स्ट बुक से जो मैंने आपको लाइन दिखाई है, वो लाइन लिखने के बाद अब आपने क्या करना है? आपने लिखना है कि दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Bohr's explain hydrogen. Hydrogen is consist on 1 electron and 1 proton। इसके साथ एक और लाइन ऐड करने, एंड अ टाइनी न्यूक्लियस, जो टेक्स्ट बुक के अंदर है,
कि हाइड्रोजन के अंदर टाइनी न्यूक्लियस होता है, वो वाली लाइन भी छोटी सी है, ऐड कर लें। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन मूव्स इन द सेम ऑर्बिट। जी, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बोहर्स एक्सप्लेन हाइड्रोजन। बोहर्स ने पहले क्या किया था, हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया था। बोहर्स ने हाइड्रोजन को कैसे एक्सप्लेन किया था? हाइड्रोजन ये है, हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, ये आ गया इनर शेल, ये आ गया आउटर शेल। इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास, टाइनी न्यूक्लियस। इसके इर्द क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही है, इस आउटर शेल के अंदर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन। ये सारा जो आपने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा है, ये सारा आपने प्रीवियस पढ़ा है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को उसने पकड़ा और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और अपने पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन किया। दूसरे पोस्टुलेट में वो कहते हैं हाइड्रोजन इज़ कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, हमने 1 इलेक्ट्रॉन बनाया, ठीक है। उसने कहा ये 1 इलेक्ट्रॉन पे कंसिस्ट है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन बनाया, एंड 1 प्रोटॉन, और 1 प्रोटॉन इसके अंदर है। अब ये जो इनर शेल है, इसके साथ अंदर टाइनी न्यूक्लियस तो है, लेकिन इसके अंदर और भी 1-2 चीज़ें हैं जो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। वो भी इसके अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नो चार्ज। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिव। ये सारे क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर एक एटम बनता है। अगर आप अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप पहले पहला पोस्टुलेट लिखेंगे, बोहर्स एक्सप्लेन हाइड्रोजन, फिर उसके अंदर आप लिखेंगे हाइड्रोजन एटम इज कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन एंड अ टाइनी न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहेंगे द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन मूव इनटू द सेम ऑर्बिट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये जब रिवॉल्व कर रहा है, अब देखेंगे जब ये घूमता है इसके पास, इसके अंदर ये घूमेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इसकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। अपने ऑर्बिट के अंदर। अच्छा जी, तो अब मैं आपको जो है बोहर्स ने अपना दिया था ना एटॉमिक मॉडल में, उसकी डायग्राम आपको बना कर दिखाती हूँ। हमारे पास आ गया न्यूक्लियस, एक इनर शेल, एक आउटर शेल, उससे आउटर शेल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी ये हमें पता है। इसके अंदर आ गया हमारे पास न्यूक्लियस विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। शेल्स को उसने क्या नाम दिए थे, N1, N2, N3, ठीक है। ऑर्बिट्स के नाम क्या रख दिए, N1, N2, N3, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया था हमारे साथ कि हमें बताया ये कि इलेक्ट्रॉन्स इसके रिवॉल्व ऑर्बिट के करते हैं, ठीक है। ये बात उसने हमें बता दी। ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नो चार्ज, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, फिर उस ये जो चार्जेस हैं, अब ये जो हमारे पास उसका दूसरा पोस्टुलेट आया है
अब यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू द आउटर ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, इनर ऑर्बिट। तो ये इनर ऑर्बिट से जब आउटर की तरफ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये ना जब लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर ऑर्बिट की तरफ, यानी कि इनर ऑर्बिट से ये जाएगा आउटर ऑर्बिट के पास जब, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनर ऑर्बिट और ये हमारे पास है आउटर ऑर्बिट। अब जी ये जा रहा है इनर ऑर्बिट से आउटर के पास, तो ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है, इमिशन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि इधर डेल्टा ई आएगा, ई के साथ डेल्टा आएगा, ऐसे लिख देना आपने, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच, ठीक है। अच्छा, अब इस बात में ये इक्वेशन आपने लिखनी है इसके साथ, इमिशन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या बता रहे हैं वो आपको कि इमिशन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कब इमिशन करता है, एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज वो तब करेगा जब, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कैसे करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज ऐसे करेगा कि ये हमारे पास है इनर ऑर्बिट, ये हमारे पास आउटर ऑर्बिट, ठीक है। तो अब जी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और यहाँ पर भी इसने जाना है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इमिट कर दिया जब, तो यहाँ से ही हमने इसको पहले जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया ऑर्बिट्स को N1 N2 N3, ठीक है। ऑर्बिट्स को हमने नाम दे दिया N1 N2 N3। इसी तरह हमने शेल्स को भी नाम दे दिया, शेल्स को हमने नाम दे दिया। शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें तो हम इनको नाम दे देंगे E1 E2 E3। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आ गया तो इसकी एनर्जी होगी चेंज। जब इसकी एनर्जी चेंज हो गई, जब इसकी एनर्जी चेंज हो गई तो हम इसको कह देंगे डेल्टा ई, ठीक है। जो मैंने आपको कहा है कि आपने डेल्टा ई लिखना है यहाँ पर, डेल्टा ई। कैसे डेल्टा ई हुआ, डेल्टा का मीन है चेंज, चेंज। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 फ्रॉम E1। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 फ्रॉम E1 मतलब डेल्टा ई ये कि इलेक्ट्रॉन E2 वाला जो आउटर ऑर्बिट 2 वाले N2 आउटर ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास चला गया है, इनर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन के पास। इनर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया हुआ है E1। सॉरी बच्चों, मैंने ये गलती कर दी, यहाँ पर E1 ये आना था E1, ये होना था E2 और ये होना था E3, ठीक है। अब ये जो है ना इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि E3 से पहले वो चला गया E2 के पास, फिर E2 से वो चला गया E1 के पास, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आउटर वाला जो है वो E3 है, सेंटर वाला जो E2 है और ये वाला जो है E1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और E3 से E2 में पहले गया, फिर E2 से E1 में चला गया। ये हो गया इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो चीज़ें हमने कवर कर ली, ठीक है। अब आपने क्या आगे हमने अब क्या पढ़ना है, द इलेक्ट्रॉन इज़ मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम एंगुलर मोमेंटम को देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम mv r इज इक्वल टू n, ये ऐसे लिखा हुआ है n h/2π, ठीक है। वेयर h क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ किसका है, क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम का कांस्टेंट है।
जिसकी वैल्यू है हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉल्स। अब मैं आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता देती हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या है और सर्कुलर पाथ में वो कैसे मूव कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स की टर्म है, हमने जैसा कि देखा था फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम क्या है कि आपके पास एक रस्सी है, रॉप, उसके साथ आपने किसको बांधा हुआ है, स्टोन को बांधा हुआ है। अब आप इसको अपने हाथ से पकड़ के जब आप घुमाओगे तो ये ऐसे ऐसे घूमेगी। ये इसका पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट जहाँ से आपने हाथ से पकड़ी हुई है, और ये स्टोन घूमेगा, ये स्टोन घूमेगा, ठीक है। ये स्टोन ऐसे घूमेगा और ये जो होगा इसका रेडियस होगा, ये भी इसका होगा रेडियस, यहाँ पे भी इसका हो जाएगा रेडियस, यहाँ पे भी इसका हो जाएगा रेडियस, और ये हो जाएगा स्टोन जो होगा ये होगा मास। और ये कांस्टेंट, ये जो एक ही सर्कल के अंदर घूमेगा, एक ही सर्कल के अंदर ये ऐसे घूमेगा, ये होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी के साथ घूमेगा, एक ही वेलोसिटी के साथ। इसी तरह सेम एंगुलर मोमेंटम के पैटर्न की तरह हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, एक ही ऑर्बिट के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू होती है mvr = n mvr, और ये किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ शेल्स। n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, उसके बाद h क्या है, प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻³ जॉल्स पर सेकंड, जॉल सेकंड्स है, डिवाइडेड बाय 2π। तो इसको ये ऐसे किया हमने वेयर, फिर इसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन करके बता दिया कि मैस ये होता है, वेलोसिटी ये है, वी रिप्रेजेंट करिए वेलोसिटी को, ये अपने सारे एक्सप्लेन करके ऐसे बता देना। और ये जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया आज का ये हमारा लेक्चर था। ये आप एक दफ़ा देखें कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा है, जिसमें मॉडल्स के बारे में बताया और इसकी इन्वेंशन बताई है कि 1913 में इसने जो है इन्वेंट किया था रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स जो थे उसको ठीक करने के लिए। एब्जॉर्प्शन कैसे की है, लोअर इनर साइड से गया है बाहर की तरफ, तो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, ठीक है। आउटर साइड से जब इनर साइड में जब आया था इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी रिलीज़ हुई थी, जिसको हमने डेल्टा ई का नाम दिया था, और ये आउटर शेल को हमने नाम दिया था E2 E3 E2 E1। तो डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी, तो इमिशन ऑफ एनर्जी इज़ इक्वल टू E3 इज इक्वल से गई वो E2 में, और E2 से गई वो E1 में। जब वो E3 से E2 में और E1 में गई तो ये हमारे पास बन गया डेल्टा ई इज़ इक्वल टू एच। ये सारा हो गया डेल्टा ई इज़ इक्वल टू एच, ठीक है। ये हमारा लेक्चर था आज का, होप सो कि आपको अच्छा लगा हो।